हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का 14th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत ही यूजफुल लॉ और इसके ऊपर जे एडवांस वाले रेगुलर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। और ये लॉ बहुत ही इजी भी है, तो इसको ध्यान से नोट कर लेना। जितने पॉइंट्स लिखा हूँ उसको नोट करना और क्वेश्चन शायद इसको पॉज करके ट्राई कर लेना। तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एम्पियर सर्किटल लॉ है ना, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ओके। तो आप निश्चिंत हो जाओ, मतलब आपको इजी टॉपिक लगेगा। और दूसरी बात, ये जो लॉ है ये अल्टरनेट मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। हमने अभी तक बायो-सैवर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा है रिंग के ऊपर, ठीक है, इनफाइनाइट वायर के ऊपर। लेकिन ये जो मेथड है ये अलग तरीके, मतलब दूसरा मेथड है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो यहाँ पर लिखते हैं पहली बात, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? इट इज द इजी एंड अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड में दूसरा तरीका, अल्टरनेट मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, एट अ पॉइंट। ठीक है, हमने यहाँ पर मतलब देखो रिंग की वजह से देखा है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने, एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना सीखा है। लेकिन वो सारा मेथड हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ की मदद से किया था और आप जानते होगे कि उसके अंदर कितने सारे डेरिवेशंस आए थे, कितने हमने एंगल लिया था, अल्फा बीटा, यहाँ से एंगल इतना एंगल बना रहा है, तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। तो एम्पियर्स लॉ ने मतलब उसको अपने तरीके से बताया। उन्होंने एक ईजी मेथड दिया हमको, जो है वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का, ठीक है। तो पहली बात आप समझ लो, इसका तो मतलब बेसिक सा मेथड था ना, पहले मेथड वो बायो-सैवर्ट्स लॉ था, ठीक है। और जो हम भी जो मेथड सीखेंगे हम एम्पियर सर्किटल लॉ, काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं लेकिन मेथड इजी है और इसके ऊपर जे एडवांस वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है, रेगुलर, इसलिए आपको जानना जरूरी है, ओके। और दूसरी बात आपको बता दूं कि एम्पियर सर्किटल लॉ है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ is totally related to गॉस लॉ। हमने गॉस लॉ पढ़ा था, याद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, याद है कि नहीं? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गॉस लॉ पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का अलग तरीका। मैंने आपको बताया हमेशा से कि मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है और ये जो मैग्नेटिक्स है ये आपस में बहुत रिलेट करते हैं। मैंने आपको बहुत से एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ और अभी भी आपको बताता हूँ। देखो, हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर? पहले हमने कूलम्स लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखा था, है कि नहीं? कूलम लॉ की मदद से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखा। लेकिन हमने लेक्चर के एंडिंग में जाके हमने गॉस लॉ सीखा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का अल्टरनेट मेथड था। हमने स्फीयर की वजह से, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, सिलेंडर की वजह से, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखा था, है कि नहीं? तो वो क्या था? कूलम्स लॉ का मतलब अल्टरनेट तरीका था गॉस लॉ। उसी तरह से बायो-सैवर्ट्स लॉ का अल्टरनेट तरीका है जो है एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे हमने पढ़ा था, यहाँ पर लिख लो कि कूलम्स लॉ हमने पढ़ा था, कूलम्स लॉ का जो अल्टरनेट फॉर्म था वो क्या था? गॉस लॉ, ठीक है। आपको पहले बात आप इसको जान लो कि है क्या एम्पियर सर्किटल लॉ, उसके बाद हम आगे रिलेट करेंगे उसी तरह से, ठीक है। ये क्या था? कूलम्स लॉ किसके लिए यूज करते थे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से गॉस लॉ भी हम किसके लिए यूज करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, ओके। और दूसरी उसी तरह से हमारा जो क्या बोलते हैं बायो-सैवर्ट्स लॉ है ना, बायो-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है, उसका जो अल्टरनेट फॉर्म है, बायो-सैवर्ट्स लॉ का अल्टरनेट फॉर्म है कौन सा लॉ? एम्पियर सर्किटल लॉ। पहली बात तो आप ये समझ लो,
इसका मतलब क्या है कि अगर आपको गॉस लॉ आता है, मतलब अगर आपको गॉस लॉ आता है तो आपको जो है एम्पियर सर्किट लॉ तो समझ लो कुछ उसके अंदर है ही नहीं आज के लेक्चर में, कुछ मतलब आपको थोड़े बहुत पॉइंट जानने की जरूरत है, बाकी आपका लेक्चर खत्म हो गया, एकदम सिंपल सा इजी सा लेक्चर। लेकिन गॉस लॉ नहीं आता तो आज का लेक्चर देख लो, क्योंकि आज का लेक्चर अगर सीख लोगे तो गॉस लॉ भी आपको आ जाएगा। मतलब ये नहीं आता हो तो ये आ जाएगा, ये आता हो तो ये नहीं, मतलब दोनों दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ ये क्या है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, ठीक है। कौन सी फील्ड फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ओके। ये क्या था, कूलम्स लॉ और गॉस लॉ किसके लिए फाइंड करने के लिए थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और एम्पियर सर्किटल लॉ किसके लिए फाइंड करने के लिए है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इतनी बात समझ गए कि गॉस लॉ से टोटली रिलेट करता है, और ये जो है इजी और अल्टरनेट तरीका है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का एनी पॉइंट। अब दूसरी बात समझो कि जैसे कि हमने गॉस लॉ में पढ़ा था कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने कुछ ना कुछ कंडीशंस थे, मींस कब वो लगाने, मीन्स सिमेट्री देखते थे कि नहीं, हम स्फीयर की सिमेट्री देखते थे, उसके ऊपर हम गॉसियन सरफेस लेते थे, ठीक है। उसके ऊपर से हमने फॉर्मूला निकाला था, इसको मैं रफ करूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर से हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, देखो लिखता हूँ यहाँ पे। हम पता सिमेट्री देखते थे गॉस लॉ के अंदर कि सिमेट्रिकल कंडीशन हो तो ये गॉस लॉ जो होता है यूजफुल होता है लगाने के लिए। वैसे तो एप्लीकेबल हर जगह पे है, हमने आपको बताया था गॉस लॉ जो है एप्लीकेबल हर जगह पे था, लेकिन जो है सिमेट्री वाले कंडीशन में इसको लगाना इजी होता है, इसलिए हम जनरली सिमेट्री वाली कंडीशन में लगाते थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर इस तरह से स्फीयर होता था हमारे पास, उसका रेडियस r होता है, ठीक है। तो अगर हमको कोई रैंडम पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पर हमको ढूंढना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गॉस लॉ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले ये क्या है, गॉस लॉ की बात कर रहा हूँ मैं, जस्ट आपको 1 मिनट का रिवाइजन करा दे रहा हूँ। जैसे कि स्फीयर, इसका रेडियस r है, हमको इस r पॉइंट पर हमको ढूंढना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो हम क्या करते थे, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है उस पॉइंट पर हम एक गॉसियन सरफेस लेते थे। कौन सा सरफेस लेते थे, गॉसियन सरफेस। और ठीक है, गॉसियन सरफेस जल्दी हम 3D लेते थे, मीन स्फीयर लेते थे। जैसे कि हो गया ये जो हमारा क्या है, स्फीयर है, या तो हम लेते थे मतलब सिलेंडर लेते थे, तो गॉसियन सरफेस 3D में होता था, ठीक है। और हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, हम क्या लिखते थे, क्लोज कम में ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम फॉर्मूला लिखते थे ना। उसके अंदर ये क्या था, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी क्या है, डी ए वेक्टर। जैसे इसका डी ए वेक्टर कहाँ होगा, अलॉन्ग द इसके ऊपर, ठीक है। इस एरिया वेक्टर हम लेते थे डी ए वेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर होता था सरफेस के। ये स्फीयर का रेडियस r है, उसके ऊपर से हम फॉर्मूला लिखते थे, ठीक है। उसके ऊपर से हम फॉर्मूला क्या लिखते थे, ई इंटू इसको क्या लिखते थे हम, स्फीयर के क्या है 4/r² हम लिखते थे, स्फीयर का 4/r² एरिया इंटू क्यू इनसाइड, जो चार्ज जैसे इसके अंदर हो, फॉर एग्जांपल इसके अंदर चार्ज कितना है वो हम लिखते थे, ठीक है। तो उसके ऊपर से हम फॉर्मूला लिखते थे, क्यू इनसाइड इसके अंदर कितना चार्ज होगा, तो उसके ऊपर से हम वो चार्ज लिखते थे, हम इसको डिफाइन करते थे रो से डिफाइन करते थे ना, मतलब क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से, उसके ऊपर से हम ये फॉर्मूला लिखते थे। ये तो जस्ट उसको क्विक रिवीजन है। चार्ज इसके इनसाइड कितना हो जाए, टोटल चार्ज क्यू हो मान लो इसके इनसाइड, तो यहाँ पर क्यू लिखते थे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उसके ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है क्यू अपॉन 4/एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। इस तरह से आता था फॉर्मूला, ये हम करते थे गॉस लॉ के अंदर। उस गॉस लॉ के अंदर 2-3 बात ध्यान रखने की थी कि जो डी ए वेक्टर है हमेशा हम गॉसियन सरफेस का लेते थे, ठीक है। क्या करते थे, डेरिवेशन की आपको इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2-3 बात आप याद रख लो, क्योंकि इसका रिलेशन हम करने वाले हैं आज के लेक्चर में। जो ये डी ए वेक्टर होता था ये हम लेते थे, डी ए वेक्टर इस मतलब जो गॉसियन सरफेस होता है उसका लेते थे, ठीक है, गॉसियन सरफेस। यहाँ पे देखो मैंने एरिया वेक्टर में 4πr² लिखा था, क्योंकि ये डी होता था हमेशा गॉसियन सरफेस का होता था, ना कि ये अंदर स्फीयर का। जहाँ पर हमने जिस पॉइंट पर ढूंढना उस पॉइंट पर जो स्फीयर ड्रॉ किया है उसका एरिया होता था। और ये चार्ज इनसाइड क्या था, ये था चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है
उसके ऊपर से हम ये चार्ज लेते थे। जैसे इसके अंदर क्या है, ये गॉसियन सरफेस है, तो क्या पूरा का पूरा चार्ज स्फीयर को एंक्लोज कर रहा है अपने अंदर, है कि नहीं। लेकिन समझो अगर ये आर पॉइंट अंदर होता, अगर जैसे कि आर पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर दूं मैं, तब तो सिर्फ इतना ही चार्ज है, तब हम सिर्फ इतने चार्ज के एरिया लिखेंगे, ठीक है। मतलब गॉसियन सरफेस कितना चार्ज अपने अंदर होल्ड कर रहा है, उसको हम ये चार्ज इनसाइड से लिखते थे, और डीए होता था हमेशा गॉसियन सरफेस का होता है। ये क्या है, गॉस लॉ का इंट्रोडक्शन। उसी तरह से सेम फॉर्म में एम्पियर सर्किटल लॉ होता है, ठीक है। अब इसको हटाता हूँ, आपको मैं एम्पियर सर्किटल लॉ बताता हूँ, ठीक है। जैसे उसमें चार्ज होता था तो इसमें करंट होगा, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, बस इतना ही उसके फॉर्मूला में डिफरेंस है, ठीक है। उसमें चार्ज होता था, उसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक सरफेस लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की, तो हम उसको शुरुआत करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन था, बेसिक सा, जिससे कि आपको नॉलेज हो जाए कि हम करने क्या वाले हैं लेक्चर के अंदर। तो शुरू करते हैं। हम करेंगे क्या, देखो सबसे पहले हम करेंगे assume a closed loop at a point where we want to find a magnetic फील्ड, ठीक है। तो सब पहला पॉइंट क्या कहता है कि हमको एक क्लोज लूप लेना है उस पॉइंट पर। ये जो क्लोज लूप होगा ना, इसको हमको लीनियर लेना है, ठीक है। बिकॉज अभी समझाता हूँ आपको लीनियर क्यों लेना है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला क्या कहता है समझो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इस तरह से हमको क्लोज लूप लेना है, जो कि कोई भी शेप का, अभी मैं रैंडम ले रहा हूँ, अभी आपको इसके कंडीशंस बताऊंगा। मान लो हमारे पास ये क्लोज लूप है, ठीक है, ये क्लोज लूप है, और ये क्लोज लूप को हमको लेना है। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखो, असाइन और डायरेक्शन टू द क्लोज्ड लूप, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, एक क्लोज लूप को एक डायरेक्शन असाइन करना है। हम क्या करते हैं, हम एक तरह से इस डायरेक्शन असाइन करते हैं। तो मान लो कि इस क्लोज लूप के अंदर, मान लो कि जैसे कि इस क्लोज लूप के अंदर इस तरह से अंदर की तरफ एक करंट, मतलब बाहर की तरफ एक करंट है, और समझ लो कि चलो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो है करंट अंदर की तरफ है, दूसरा वायर है, एक वायर है जिसके अंदर करंट बाहर की तरफ आ रहा है, और दूसरा वायर है बी पॉइंट जिसके अंदर करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है। इस तरह से हमारे पास दो वायर है, ऐसा मान लो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक क्लोज लूप हमको अज्यूम करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमको जो है सपोज इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। जैसे कि मान लो ये पी पॉइंट है, हमको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ये दोनों वायर की वजह से। तो हम क्या करेंगे, पी पॉइंट पर एक क्लोज लूप अज्यूम करेंगे। ये क्लोज लूप जो होगा वो लीनियर होगा, उसको बताऊंगा आपको कि लीनियर क्यों होता है। और दूसरी बात, एक क्लोज लूप को हमको डायरेक्शन असाइन करना है। तो मान लेता हूँ इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। मान लेता हूँ इसका डायरेक्शन मैंने इस तरह से असाइन कर दिया है, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने असाइन कर दिया है। याद रखना ये डायरेक्शन आप हम खुद असाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन असाइन कर रहा है, हम खुद। और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये जो है देखो, ये दोनों क्या है, करंट कैरिंग वायर्स हैं। ये दोनों क्या है, करंट कैरिंग वायर्स। और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये क्या है, क्लोज लूप है। एम्पियर से उस तरह गॉसियन सरफेस होता है ना, उसके अंदर इस तरह से लीनियर सरफेस होता है, इसको सर्कल बोल दो आप, चाहे जो बोल दो। इस तरह से क्लोज लूप है, हमने पी पॉइंट पर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो क्लोज लूप जैसे कि मान लो कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है, ठीक है। मान लो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, और डीएल वेक्टर है जो कि अलोंग द लूप होता है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। डीएल वेक्टर है जो कि अलोंग द लूप होता है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है। अब मान लेता हूँ इसके अंदर जो करंट है वो I1 है, और इसके अंदर जो करंट है वो I2 होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, दूसरी बात कि द डायरेक्शन ऑफ करंट, एक मिनट यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ मैं, देखो, द करंट which is
in direction of loop, the current which is in the direction of loop is taken as positive, is taken as positive. ठीक है, मतलब क्या है कि ऐसा करंट जो लूप के डायरेक्शन में उसको आपको पॉजिटिव लेना है, और लूप का डायरेक्शन किस तरह से करना है, आपको फिंगर को इस तरह से कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. देखो फिंगर को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जहां पे थंब पॉइंट करे वो होगा डायरेक्शन ऑफ द लूप. डायरेक्शन ऑफ द लूप किस तरह से फाइंड करना है, यहाँ पे लिख लो, डायरेक्शन ऑफ लूप बाय राइट हैंड. ठीक है, तो आपको क्या करना है, कर्ल योर फिंगर्स along the loop, along the direction, पहले यहाँ पे लिख दो along the direction assumed by us on the loop. ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमने जो डायरेक्शन असाइन किया उसकी तरफ आपको फिंगर को कर्ल करना है. तो यहाँ पे क्या लिखना है, उसके बाद योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ लूप, शो द डायरेक्शन ऑफ लूप. ठीक है, हमको क्या करना है, हमको फिंगर को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ लूप. हमारा जो थंब है हमको दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ द लूप. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि आप डायरेक्शन निकालना सीख गए. जहाँ भी अब जैसे कि हमने इस तरह से लिया डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमने खुद से अज्यूम किया है, तो हमको क्या करना है, उस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करना है, और जहाँ पे अपना थंब पॉइंट करे वो होगा डायरेक्शन ऑफ द लूप. और आपको करंट उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है जिस डायरेक्शन में हमारा लूप है. ठीक है, और जनरली हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तो दो करंट के केसेस हैं. नॉर्मली क्या होता है कि एक करंट कैरिंग वायर होता है, तो जिस तरफ मतलब वो करंट कैरिंग वायर जा रहा, मतलब जिस तरफ उसका करंट हो, हम जनरली इस तरह से डायरेक्शन लेते हैं कि मतलब वो उसी तरफ हो, जिससे कि हमारा जो है इजीली सॉल्व हो जाए. ठीक है, यहाँ पे क्या दो करंट का डायरेक्शन है. ठीक है, दो करंट का डायरेक्शन है, तो आपको मतलब उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है जो कि लूप के अलोंग हो. ये तो डायरेक्शन मैंने रैंडमली अज्यूम किया है. ठीक है, तो आपको ये पॉइंट नोट कर लेना, डायरेक्शन किस तरह से निकाला जाए वो. तो यहाँ पे देखो, अब इसका फॉर्मूला क्या आता है, डायरेक्शन तो निकालना सीख गए आप. तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, यहाँ पे उसको मैथमेटिकल फॉर्म क्या कहता है कि क्लोज लूप ऑफ बी डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट. यहाँ पे ऐसे लिख दो आई इनसाइड. ठीक है, देखो गॉस लॉ से कितना रिलेट करता है. गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या आया था, गॉस लॉ का इस तरह से फॉर्मूला आया था, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये भी जो है टोटली गॉस लॉ से रिलेट करता है. देखो गॉस लॉ से फॉर्मूले में इस तरह से कुछ आया था, यहाँ पे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे उसका चार्ज इनसाइड था, तो यहाँ पे जो है करंट इनसाइड है, और ये उसमें जैसे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट था, तो इसके अंदर म्यू नॉट कांस्टेंट है, और यहाँ पे उसका डी ए वेक्टर था, तो यहाँ पे डीएल वेक्टर है. ऑलमोस्ट टोटली रिलेट करता है. तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि हमने यहाँ पर डीएल वेक्टर लिया है. डीएल वेक्टर जो कि डीएल वेक्टर क्या होता है, लेंथ वेक्टर होता है. ठीक है, इसलिए हमारा ये जो लूप होगा ये लीनियर होगा. ठीक है, लीनियर मतलब जैसे एग्जांपल हो गया सर्कल हो गया, या स्क्वायर हो गया, या रेक्टेंगल हो गया. ठीक है, तो इस तरह से लीनियर लूप लेते हैं. उसके अंदर क्या करते थे हम, गॉसियन सरफेस के अंदर हम स्फीयर लेते थे, सिलेंडर लेते थे, लेकिन बिकॉज यहाँ पर डीएल वेक्टर यूज हो रहा है, लेंथ वेक्टर, डीएल क्या होता है, लेंथ वेक्टर होता है, इसलिए हम जो यहाँ पर लूप लेते हैं ये जो है सर्कुलर लूप हो गया, मतलब इस तरह से लूप है. ओके, स्फीयर और वो सब वगैरह वो सब नहीं है. आप इसको स्फीयर मत अज्यूम कर लेना, या तो इसको आप जो है 3D मत अज्यूम करना है. इसी में एक लाइन है, एक धागा है, समझ लो एक पतला सा धागा है, हमने इसके अलॉन्ग इस तरह से रख दिया है. ठीक है, जिस पॉइंट पर हमको फाइंड करना है उसी पॉइंट पर हमने देखा है. तो यहाँ पर बी डॉट डी एल. ठीक है, बी और डी एल समझ लो इसके बीच में कोई एक्यूट एंगल बना रहा हो तो इसका ये फॉर्मूला आता है, इसका ये फॉर्मूला आता है.
अब इसकी ये फॉर्मूला में हम 2-3 टर्म्स जान लेते हैं कि ये क्या है हमारा, ये हमारा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन है ये, ओके। और ये क्या है हमारा, ये हमारा नेट करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियन लूप। ये जो लूप होता है इसको हम एम्पीरियन लूप बोलते हैं, या एम्पियन सरफेस बोल दो, एम्पीरियन मतलब जो भी बोलना आपको बोल दो, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियन लूप। तो ये लूप के अंदर जितने करंट एनक्लोज कर रहे हैं, देखो ये लूप जो भी करंट एनक्लोज कर रहा है उसके अंदर, उसको हम लेंगे। जैसे कि एक करंट I3 सपोज यहाँ पे हो जो कि अंदर के डायरेक्शन में हो, तो ये I3 को नहीं लेना है इस नेट करंट की, ठीक है। ये क्या है हमारा नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, या तो ऐसे बोल दो नेट करंट इनसाइड द लूप, ठीक है। तो लूप के अंदर जितने करंट हो उसको हमको लेना है, मतलब जो बाहर की तरफ करंट हो उसको हमको नहीं लेना है, ओके। और दूसरी बात हम आगे का नोट करते हैं, जैसे इसको मैं हटा दूं यहाँ से लीनियर वाला, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है, लीनियर है। जैसे सपोज सर्कल हो गया, या स्क्वायर हो गया, या रेक्टेंगल हो गया, इस तरह से हम लीनियर लेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, ड्यू टू ऑल द करंट्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिख दो नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये जो बी वेक्टर है ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द करंट्स। याद है हमने गॉस लॉ में पढ़ा था कि जो मतलब उसके अंदर हम लोग इस तरह से फॉर्मूला लिखते थे गॉस लॉ का, आपको याद होगा, तो मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ, देखो दोनों को रिलेट कर रहा हूँ। गॉस लॉ में क्या था, बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैग्नेटिक फील्ड तो हर यहाँ पे जितने भी करंट कैरिंग वायर हो, जैसे यहाँ पर 1 हो, 2 हो, यहाँ पे 3 हो, तो जितने भी करंट कैरिंग वायर हो सब वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिकॉज हर वायर मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सारे वायर की वजह से लेना है, ठीक है, चाहे वो मतलब सरफेस के अंदर आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, ये मैग्नेटिक फील्ड तो सारे वायर की वजह से होगा। जिस तरह से हम गॉसियन सरफेस में करते थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो तो सारे वायर की वजह से होता था, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता मीन्स जो फ्लक्स होता है वो सिर्फ चार्ज इनसाइड की वजह से होता था। यहाँ पे हमारा जो चार्ज इनसाइड था वो सिर्फ अंदर के चार्ज होते थे जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर थे। उस तरह से यहाँ पे जो करंट इनसाइड है ये तो इनसाइड चार्ज की वजह से होगा, लेकिन जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो सारे चार्जेस की वजह से होगा। यहाँ पे I3 अगर करंट ड्रॉ करो इनसाइड तो क्या लिखूंगा आगे देखो, पहले तो इसको आपने नोट कर लिया है, तो ऊपर वाला मैं हटा देता हूँ, आगे का लिखता हूँ मैं थोड़ा सा। अब सारे पॉइंट एक एक करके नोट करते जाओ, उसके बाद में हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको इजी लगेगा, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड है, आपको सिर्फ देखने में कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको पता चल जाएगा कितना इजी मेथड है। तो देखो हमने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पे B.dl ये जो है ऑल द करंट की वजह से होता है, ये जो है सिर्फ करंट उसके अंदर एनक्लोज कर रहा है वो होता है। तो यहाँ पर अगर इसका फॉर्मूला लिखूँ तो क्या हो जाएगा, देखो ये करंट जो होगा यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, तो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, देखो थंब अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जो मेरा I1 होगा, देखो अंदर की तरफ जा रहा है ना थंब, तो जो I2 होगा मेरा वो पॉजिटिव है, बिकॉज हमने क्या बोला है कि मतलब हमने जो लूप लिया है डायरेक्शन असाइन किया है, मतलब उसके अलॉन्ग जो डायरेक्शन में आ रहा है, मीन्स देखो यहाँ पे हमने क्या किया, फिंगर को कर्ल किया और ये आ गया लूप का डायरेक्शन जो कि इनसाइड है। तो लूप के डायरेक्शन में जो भी करंट आ रहा हो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ये पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज एज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लूप, इन द डायरेक्शन ऑफ लूप, इसलिए हमने इसको क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, ठीक है। और ये हमारा जो I1 होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। I1 क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, बिकॉज वो लूप के डायरेक्शन के अपोजिट है। ये बात आप समझ गए, ओके। अब देखो इसका एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आप समझो क्या होता है। इसका हम आपको पहले इसका ये तो आप नोट कर लो, अब इसका आपको मैथमेटिकल मतलब इसका जो फॉर्म है उसको मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। इसका जो डेफिनेशन है उसको हम लिखते हैं, इसी को मैं जो है इस फॉर्म में लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, देखो
इसका मतलब एम्पियर सर्किट लॉ का जो वर्ड है क्या लिखता है वो देखो, लाइन इंटीग्रल ऑफ, देखो इसको ही लिख रहा हूँ, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, along a closed loop, along a closed loop in vacuum is equal to म्यू नॉट टाइम्स, देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड, देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड लूप, ठीक है, ये क्या है हमारा क्लोज्ड लूप, इसको ये हम साइन रखते हैं ना क्लोज के लिए, तो ये क्या है क्लोज्ड लूप है। ओके, हम कभी इस तरह साइन लगा दें इंटीग्रेशन, इसका मतलब ये क्या दिखाता है, ये हमारा क्लोज्ड लूप दिखाता है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट current enclosed by the closed loop। तो इसका डेफिनेशन है ये एग्जैक्ट, इस तरह का डेरिवेशन, इसका डेफिनेशन एग्जैक्ट वर्ड फॉर्म में एम्पियर सर्किट लॉ के, ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है और इसका वर्ड फॉर्म में इस तरह से उसका डेफिनेशन है। इसी डेफिनेशन को हमने यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, लाइन इंटीग्रल ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड लूप इन अ वैक्यूम और फ्री स्पेस बोल दो, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय दैट लूप। अब इसको हम एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल समझेंगे। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आपको जो है इस टोटली गॉस लॉ से रिलेट करता है। तो देखो क्या है, इसको समझते हैं। देखो मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से लूप है, ठीक है, हम मान लेते हैं इस तरह से हमारे पास लूप है, ओके, और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो करंट है वो I1 है जो कि आउटसाइड डायरेक्शन में है, और ये I2 है जो कि आउटसाइड डायरेक्शन में है, I3 है जो कि इनसाइड डायरेक्शन में है, I4 है जो कि इनसाइड डायरेक्शन में है, और I5 जो है जो कि आउटसाइड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमको इस तरह से दिया है और हमको पूछा है कि इस P पॉइंट पर क्या बोलते हैं, हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो हमको P पॉइंट पर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, P पॉइंट पर इस तरह से हम लूप ड्रॉ करेंगे। देखो हमने लूप ड्रॉ कर दिया और ये लूप का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन असाइन करेंगे। तो मान लेता हूँ इस लूप का डायरेक्शन इस तरह से है, ठीक है, मान लेता हूँ मैंने तो डायरेक्शन अपनी तरफ से असाइन किया है, इसको तो आपको खुद से करना है। तो मैंने लूप का डायरेक्शन असाइन कर दिया, ओके। तो हमने मान लिया कि लूप का डायरेक्शन इस तरफ है। तो देखो डायरेक्शन के अलॉन्ग कौन से करंट आ रहा है, डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, इनसाइड, ठीक है। देखो ये लूप का डायरेक्शन कहाँ है, इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से पॉजिटिव होंगे, हमको तो I3 है उसको पॉजिटिव लेना है, I3 जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि वो लूप के डायरेक्शन के अलॉन्ग है, और जो है I3 पॉजिटिव होगा और I4 भी हमारा पॉजिटिव होगा। भले वो बाहर है लेकिन वो तो लूप के डायरेक्शन के अलॉन्ग है ना, अभी तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। और I2 और I1 एंड I5 ये सारे क्या है, नेगेटिव हैं, बिकॉज वो लूप के डायरेक्शन के अपोजिट है इसलिए वो नेगेटिव है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे अपना, इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट एनक्लोज्ड, ठीक है। ये हम फॉर्मूला लिखेंगे B डॉट dl, इसको मैं B dl cos थीटा लिख सकता हूँ, है कि नहीं। B डॉट dl को क्या लिख सकता हूँ मैं, B dl cos थीटा। तो यहाँ पे देखो ये होगा मेरा लेंथ वेक्टर, लूप के अलॉन्ग होता है मेरा लेंथ वेक्टर इस तरह से, है ना, लूप के अलॉन्ग होता है मेरा लेंथ वेक्टर, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ B dl cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I नेट। इसको तो हम बाद में सॉल्व करेंगे। बताओ यहाँ पे मेरे को बताओ कि I नेट क्या होगा, यहाँ पे जो नेट करंट होगा ना I नेट लिखूंगा मैं। तो पहली बात तो देखो
आई नेट क्या होगा, हम नेट करंट ले रहे हैं ना, तो जो बाहर की तरफ है इसको हमने नेगेटिव लिया है, जो अंदर की तरफ इसको पॉजिटिव लिया है। और नेट करंट क्या होता है, जो लूप के इनसाइड करंट है उसको लेना होता है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, जो पॉजिटिव है, तो I3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिखूंगा I3 माइनस ऑफ I1 माइनस ऑफ I2, बिकॉज जो I1 और I2 है वो नेगेटिव है। तो इस तरह से हमारा ये होगा हमारा नेट करंट, ये होगा हमारा नेट करंट। ठीक है, नेट करंट क्या लिखा हमने, I3 बिकॉज वो अंदर है और I2 I1। इसको हमने क्यों नहीं लिया, बिकॉज ये लूप के बाहर है, तो जो लूप के बाहर है वो करंट को आपको नहीं लेना है। ठीक है, इसलिए हमने I4 और I5 का नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये ड्यू टू ऑल द करंट्स होगा। ठीक है, ड्यू टू ऑल द करंट्स। ठीक है, तो इससे आप समझ गए होगे मतलब किस तरह का मतलब हमको लेना होता है। हमने भी गॉस लॉ में वही किया था ना, कि जो चार्ज इनसाइड था वो इनसाइड चार्ज की वजह से होता था, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो सारे चार्ज की वजह से होता है। याद है, हमने मिसकंसेप्शन वाले टॉपिक्स में किया था इसको, तो होप्स तो आपको ये समझ पड़ा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा आगे क्या बढ़ते हैं कि जैसे हमने गॉस लॉ के अंदर कुछ कुछ कंडीशंस है हमारे। देखो गॉस लॉ बिकॉज लॉ है तो हमेशा वैलिड होगा, लॉ तो वैलिड हमेशा होता है, लेकिन वो कौन से कंडीशन में यूजफुल होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, देखो लॉ है तो वैलिड हर जगह है, लेकिन क्या है कि हमको हर जगह लगाने में यूजफुल नहीं होगा, बिकॉज अगर हमने जो है अलग केस ले लिया कुछ, तो उसमें क्या होता है कि मतलब जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं सॉल्व करने में, तो हम वो लॉ को अप्लाई ईजिली नहीं कर पाते। अप्लाई मतलब यूज वैलिड तो है हर जगह है। यहाँ पे आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट कि एम्पियर्स लॉ इज ऑलवेज वैलिड। ठीक है, एम्पियर्स लॉ इज ऑलवेज वैलिड बट नॉट ऑलवेज यूजफुल, बट नॉट ऑलवेज यूजफुल। ठीक है, तो मतलब कौन से कंडीशंस में यूजफुल होता है वो हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख लो कि व्हेन एम्पियर्स लॉ इज यूजफुल, व्हेन एम्पियर्स लॉ इज यूजफुल। ठीक है, कोई कोई बुक में क्या देते हैं कि मतलब बोल देते हैं कि कंडीशंस फॉर अप्लाइंग द एम्पियर्स लॉ, तो वो जो स्टेटमेंट है वो तो रॉन्ग होता है। लोग ये नहीं बोलना चाहिए कंडीशंस, उन लोग ये बोलना चाहिए कि यूजफुल कंडीशन, मतलब कौन से यूजफुल मतलब उसको हम लगा सके वो वाला कंडीशंस। ठीक है, उन लोगों को यहाँ पर कंडीशन नहीं लिखना चाहिए, उन लोगों को लिखना चाहिए कि आइडियल कंडीशंस फॉर अप्लाइंग द एम्पियर्स लॉ। आइडियल कंडीशंस मतलब कौन से कंडीशन में हमको लगाना वो ईजी होगा। यहाँ पर पहला कंडीशन क्या है कि व्हेन a magnetic field is either a parallel or perpendicular to the length vector। ठीक है, मतलब हमको ऐसा कंडीशन लेने हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड या तो लेंथ वेक्टर के पैरेलल हो जाए या तो लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए। मतलब समझो हमारे पास ये क्या है, जैसे हमारे पास ये लूप लेंगे तो हमारे पास ये होगा डीएल वेक्टर, जैसे इस पॉइंट पर लूँ तो ये होगा डीएल वेक्टर, इस पॉइंट पर लूँगा तो ये होगा मेरा डीएल वेक्टर, इस पॉइंट पर लूँगा तो ये होगा मेरा डीएल वेक्टर। तो हमको ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लेना, मतलब ऐसा केस लेना है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हमेशा जो है डीएल वेक्टर के पैरेलल हो या तो डीएल वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है या तो डीएल वेक्टर के पैरेलल हो या तो मैग्नेटिक फील्ड जो है डीएल वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। अगर पैरेलल होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, उस केस में क्या हो जाएगा, बिकॉज बी डॉट अगर दोनों पैरेलल हो गए तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी डी एल कॉस थीटा। उसके ऊपर से हम इसको लिख सकते हैं कि बी डी एल। ठीक है,
जिसके ऊपर से हम इसको बी डी ए लिख पाएंगे। तो हमारे पास जो एंगल वाला कॉन्सेप्ट है ना, मतलब एंगल वाला आएगा, थीटा किसके एंगल पे है तो वो अलग निकल जाएगा, ठीक है। तो हमेशा हमको उस कंडीशन में अप्लाई करना है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है या तो पैरेलल हो या तो परपेंडिकुलर हो। अगर परपेंडिकुलर हुआ तो क्या होगा, देखो अगर परपेंडिकुलर हुआ तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इसका ये जो कांस्टेंट हो जाएगा वो जो 0 हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा 0, तो हमारा कंडीशन ही निकल जाएगा, मतलब वो वाला टर्म 0 हो जाएगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो हमारा पहला कंडीशन क्या है कि जो है या तो पैरेलल हो इसके या तो उसके परपेंडिकुलर हो। ये दोनों कंडीशन में हमारा इसको अप्लाई करना इजी हो जाएगा। बाकी वैलिड तो हर जगह है, ये बात याद रखना कि अगर क्वेश्चन में आ गया कि वेयर इज गॉस लॉ वैलिड, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ऑलवेज, बिकॉज वो लॉ है। भले उसको मतलब एम्पियर्स ने ढूंढा, अगर एम्पियर ने ढूंढा तो बन गया एम्पियर्स लॉ, किसी और साइंटिस्ट ने ढूंढा होता तो बन जाता, उसका नाम बन जाता। मतलब ये पहले से एग्जिस्ट करता है, इसको किसी ने फाइंड नहीं किया है, इसको सिर्फ डिस्कवर किया है, ओके। यहाँ पे हमको सिर्फ ढूंढ लिया गया, हाँ ये लॉ एग्जिस्ट करता है, तो ये लॉ है, ये वैलिड तो हर जगह होगा, लेकिन कहाँ कहाँ यूजफुल है हम लिखा रहे हैं। तो पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया। सेकेंड पॉइंट क्या लिख लो कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट और 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो 0 होगा तभी भी इसको लगाना इजी हो जाएगा। बिकॉज समझो अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल कर रहे हैं, अगर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकता हूँ मैं, और तो भी हमारा काम जो है वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो और 0 हो तब तो काम ही बन गया, ये टर्म ही हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हमको यूज़ करना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड या तो पैरेलल परपेंडिकुलर हो और जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो या 0 हो। तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रहे हैं, उसके मतलब दोनों में से फुलफिल हो रहे हैं ज़्यादातर कंडीशन, तो जो है हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। कौन से लॉ को, एम्पियर सर्किटल लॉ को। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अब हम शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। इसको आप नोट कर लो कब उसको हम लगा सकते हैं, मतलब कब हम उसको यूजफुल तरीके से लगा सकते हैं। बाकी लगा तो उसको हमेशा सकते हैं हम, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहला केस लेते हैं जो कि इजी केस होता है, जिससे कि आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हमने यहाँ पर देखो इस तरह से इनफाइनाइट वायर ले रहा हूँ मैं क्या ले रहा हूँ, एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। सबसे पहला केस और सिंपल सा केस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, देखूंगा यहाँ पे चालू है कि नहीं कैमरा, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। तो इस तरह से हमारे पास इनफाइनाइट वायर हो तो उसके ऊपर से किस तरह से फाइंड किया जाए हम ढूंढते हैं। देखो हमारे पास इस तरह से इनफाइनाइट वायर है जो कि इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है ऊपर से और नीचे से। तो हमको इसका ढूंढना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। हमको इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जो कि इससे ए डिस्टेंस पर है। याद है इसको हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ ढूंढा था। बायो-सैवर्ट्स लॉ से क्या फॉर्मूला आ रहा था इसका, याद है हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ की वजह से कितने कॉम्प्लिकेशन से फॉर्मूला निकाला था कि μ0/2π × I/A। हमने फॉर्मूला निकाला था ना बायो-सैवर्ट्स लॉ की मदद से, इनफाइनाइट वायर की वजह से। लेकिन देखो इस लॉ की मदद से कितना इजीली आ जाता है। हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ के पहले हमने जनरल केस लिया था जिसके अंदर अल्फा बीटा वाला एंगल आ रहे थे, फिर उसके ऊपर से हमने स्पेशल केस लिया था अल्फा 90 बीटा 90, तब हमने वो फॉर्मूला निकाला था। लेकिन यहाँ पर देखो किस तरह से हमको पी पॉइंट पर ढूंढना है, हमको देखो पी पॉइंट पर फाइंड करना है ना, तो पी पॉइंट पर हमें लूप लेंगे और लूप इस तरह से लेंगे कि हमारा वो कंडीशन फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करता हूँ यहाँ पर देखो कुछ कुछ कंडीशन आपको बता देता हूँ, बिकॉज जनरली आपको पता नहीं होता किस तरह से लूप लिया जाए, लेकिन जितने एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ उसके ऊपर से धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से लूप लिया जाता है।
तो यहाँ पे हम लूप लेंगे इस तरह सर्कुलर लूप लेंगे इस तरह से सर्कुलर लूप लेने का फायदा क्या है, बिकॉज देखो सपोज इस तरह से करंट कैरिंग वायर इसके अंदर आई, तो इसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर होता है, बुरा कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर हर पॉइंट पर 0 डिग्री एंगल, मतलब दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। जैसे कि इस पॉइंट पर बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ अंदर की तरफ होगा, उसी तरह से मतलब इस तरह से होगा ना। जैसे इस पॉइंट पर बात करूं अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ है और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन भी इस तरफ है। तो दोनों डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है। जैसे कि देखो इसका साइड व्यू, इसका टॉप व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखो इसका टॉप व्यू है। टॉप व्यू क्या है कि बीच में से करंट कैरिंग वायर आ रहा है जो कि बाहर की तरफ आ रहा है। देखो ये जो करंट कैरिंग वायर इस तरह से बाहर की तरफ आ रहा है, इसका टॉप व्यू है, ठीक है। ये है क्या है, इसका टॉप व्यू। और ये क्या है, ये हमारा लूप है, ठीक है। कौन सा लूप है, एम्पीरियन लूप, जो कि लेंथ वेक्टर है, ठीक है। लेंथ के अलॉन्ग ले रहे हैं इसको, ठीक है। एक लूप है हमारा, एक सर्कल है, एक लूप है, एक सर्कल है। इसको आप स्फीयर मत समझने लगना, ये स्फीयर है, क्या है, एक सर्कल है। स्फीयर से कंफ्यूज मत करना। ये क्या है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई। ये जो हमारा डिस्टेंस है ये ए है, हमने इसको यहाँ पे इस तरह से लूप लिया है, ओके। तो हमको करना क्या होता है, लूप का डायरेक्शन असाइन करना है। तो देखो ध्यान से मैं लूप का डायरेक्शन इसी तरह से लेता हूँ कि वो करंट के अलाउंग आ जाए, जिससे कि है कि मतलब वो माइनस का भी फैक्टर ना आए। देखो मैं क्या करता हूँ कि लूप का डायरेक्शन इस तरह से ले लेता हूँ, देखो इस तरह से। तो अगर इस तरह से मैं लूप का डायरेक्शन ले लूँगा, ध्यान से देखो, तो करंट के अलाउंग आ रहा है। तो क्या है, करंट के अलाउंग जो हो तो मतलब ये करंट जो है इसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं, है कि नहीं। हमने बोला था ना कि लूप के डायरेक्शन के अलाउंग अगर करंट आ रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे। तो हम क्या करते हैं, दिमाग चलाते हैं कि हम इस तरह से लूप का डायरेक्शन लें कि जो कि करंट के अलाउंग आ जाए, जिससे कि करंट हम पॉजिटिव ले सकें। तो हमने इस तरह से लूप का डायरेक्शन ले लिया है, ओके। ये क्या है, हमारा एक सर्कुलर लूप है, ओके। तब देखो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हमारा ए डिस्टेंस दूर है। अब हमको अपना फॉर्मूला पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट, ओके। म्यू नॉट इंटू आई नेट। तो ध्यान से देखोगे तो ये करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह पे होगा और डीएल वेक्टर जो कि लूप के अलाउंग होता है, तो यहाँ पर डीएल वेक्टर का डायरेक्शन भी इस तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ। तो आप चाहे कोई भी पॉइंट पर देखो, चाहे इस पॉइंट पर देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ और डीएल वेक्टर इसका डायरेक्शन भी इस तरफ। तो चाहे आप जिस पॉइंट पर भी देखो, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर हमेशा जो है 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं। देखो हमेशा तो आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे पैरेलल वाला केस बन जा रहा है हमारा, ओके। और ध्यान से देखोगे बिकॉज ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, ए डिस्टेंस, तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, क्योंकि ए डिस्टेंस चेंज थोड़ी हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ए पॉइंट पर, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम ही रहेगी ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखता हूँ मैं, इंटीग्रेशन लिखता हूँ बी डी एल कॉस 0 डिग्री लिखूंगा ना, बिकॉज यहाँ पर हमेशा जो है 0 डिग्री एंगल बना रहा है। इक्वल टू लिख रहा हूँ मैं म्यू नॉट इंटू आई नेट। तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। और दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हो तभी हम ये फॉर्मूला मतलब तभी ये फॉर्मूला यूजफुल होता है लगाना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गया और अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू आ रहा म्यू नॉट इंटू आई नेट। इसके अंदर कितना करंट है, देखो हमारे लूप है, लूप के अंदर हमेशा ध्यान रखना है कि नेट करंट जो है लूप के अंदर कितना करंट है वही लेना है। तो यहाँ पर एक ही करंट है जो कि लूप के अंदर है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम आई, बिकॉज यहाँ पर यही करंट है, लूप के अंदर है। और हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। तो डी एल क्या होता है, लेंथ वेक्टर। तो यहाँ पे देखो इस लेंथ वेक्टर छोटे सारे लेंथ वेक्टर को काट लूंगा, तो ये जो है सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस आ जाएगा। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। देखो हमने कितनी मशक्कत से वहाँ पे निकाला था। अच्छा ए है तो यहाँ पर ए लिख दो, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 2 पाई ए,
ओके। हमेशा डीएल वेक्टर होगा, हमेशा ये एम्पियर लूप का होगा, ध्यान रखना। जैसे उसमें वो डीए वेक्टर होता था हमेशा वो गॉसियन सरफेस का होता था, यहाँ पे डीएल वेक्टर होगा हमेशा एम्पिरियन लूप का होगा। मेरी बात ध्यान रखो, डीएल वेक्टर इज ऑलवेज ऑफ एम्पिरियन लूप। यहाँ पे लिख भी लो हमेशा कि डीएल वेक्टर इज ऑलवेज ऑफ एम्पिरियन लूप। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया। देखो कितना इजीली फॉर्मूला आ गया, 2-3 स्टेप में। ये तो हमने एक्स्ट्रा स्टेप जानबूझ के लिख दिया है, बाकी ये 2 स्टेप में फॉर्मूला आ गया, एकदम इजीली इसका आंसर आ गया। ठीक है, μ0I/2πa। लेकिन आप बोलोगे कि आप इसका जनरल केस फाइंड करो, जो अल्फा बीटा लम्हा फॉर्मूला था, तो वो केस में इसको लगाना आइडियल नहीं होता। बिकॉज देखो हमने उसके अंदर एक जनरल केस लिया था जिसके अंदर क्या है कि वो एक पॉइंट रैंडम किसी भी पोजीशन पर था। तो क्या है, उस पॉइंट पर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं थी, हर पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन आ रहे थे, अल्फा बीटा एंगल बदल रहा था। ठीक है, तो हमने बताया कि जैसे कि मतलब गॉस लॉ में सिमेट्री रिक्वायर्ड होती है, उसी तरह से एम्पियर लॉ में भी कुछ सिमेट्री वाला कंडीशन अप्लाई होता है। इसके अंदर क्या है, ऊपर नीचे हमेशा हर जगह सिमेट्री है। देखो यहाँ से भी इनफाइनाइट, यहाँ से भी इनफाइनाइट, तो हमने इसलिए लॉ अप्लाई कर लिया। अब ये बोलोगे सेमी इनफाइनाइट के लिए करो, तो सेमी इनफाइनाइट के लिए लॉ मतलब ज़्यादा आइडियल यूजफुल नहीं होता लगाना। बाकी हम बोल तो सकते हैं कि अगर इतना इसका आंसर आ रहा है तो इसका आधा आएगा सेमी इनफाइनाइट का, ऐसे हम बोल तो सकते हैं, लेकिन उसको हम इस तरह से डिराइव नहीं कर सकते इतना इजीली। कर तो सकते हैं लेकिन वो इजी नहीं होता, ठीक है, आइडियल नहीं होता। ओके, तो हम सेकंड कंडीशन करते हैं, सेकंड केस करते हैं। हमेशा ध्यान रखना सिमेट्री मेट्री रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, जिस तरह से गॉसियन सरफेस में रिक्वायर्ड होती थी ना, उसी तरह से इसके अंदर भी सिमेट्री रिक्वायर्ड होती है। अब देखो सेकंड केस जो कि आपकी बुक्स में दिए होते हैं, उसको हम लेना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या था, ये पतला इनफाइनाइट वायर था जिसका कोई थिकनेस नहीं था। हम ऐसा वायर लेते हैं अब जिसका थिकनेस है, या तो ऐसा बोल दो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट हॉलो सिलिंड्रिकल सरफेस। ठीक है, मतलब हमको हॉलो सिलिंड्रिकल सरफेस, मतलब हॉलो मतलब अंदर से पूरा खोखला है, सिर्फ बाहर की तरफ मतलब सिर्फ सरफेस पर उसका जितना है सब, मतलब इस तरह से कुछ फिगर समझ लो। अंदर से जो है एकदम खोखला है, सारा जो मतलब उसका मटेरियल है, सारा जो करंट फ्लो करेगा वो सिर्फ सरफेस पर फ्लो करेगा। ठीक है, मतलब इस तरह से कुछ समझो। कि अंदर से पूरा खोखला है, ठीक है, जो करंट फ्लो करेगा पूरा सरफेस पर ही फ्लो करेगा। तो इस केस में मान लो जैसे इसका रेडियस ए हो मान लो, तो हमको अब फाइंड करना है मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं, इसको टॉप व्यू देखेंगे। पहले इस तरह से हम सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये है हमारा सिलेंडर, अच्छे से ड्रॉ करो तो ये हो जाएगा मेरा सिलेंडर। ये क्या है, हॉलो सिलेंडर है ऑफ रेडियस आर बोल दो, ए बोल दो, चलो मैं आर बोल देता हूँ, रेडियस आर है इसका, या तो इसका रेडियस कैपिटल आर लेता हूँ मैं। और इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस हम लेते हैं केस 1, एट डिस्टेंस आर लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, ऐसा पॉइंट लेना है जो कि कैपिटल आर से कम हो। ये हमारा क्या है, रेडियस आर है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, और इसके अंदर करंट है जो सिर्फ सरफेस पर ही फ्लो कर रहा है। ठीक है, अंदर तो कोई मटेरियल है ही नहीं, सारा करंट जो है सरफेस पर है। यहाँ पर इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। ओके, सारा करंट जो है इस पूरी 3D में जूम करो, इस सारा करंट जो है सरफेस पर फ्लो कर रहा है। इसका अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊँ आपको, तो टॉप व्यू देखो कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा रेडियस आर है और सारा करंट जो है सरफेस पर फ्लो कर रहा है इस तरह से। ठीक है, अंदर की तरफ कोई करंट है ही नहीं, बिकॉज ये हॉलो है ना, तो अंदर की तरफ कोई करंट नहीं है, सारा करंट जो है सरफेस पर है इस तरह से। तो हमको यहाँ पर एक रैंडम किसी एक पॉइंट पर ढूंढना है जो कि आर लेस देन आर हो, तो हमको इस पॉइंट पर ढूंढना है। मान लो उस तरह से यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट पर हमको ढूंढना है। ये क्या है, हमारा टॉप व्यू है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम कहा कि हमको आर पॉइंट पर ढूंढना है, तो आर पॉइंट पर हम लूप लेंगे, ठीक है। हम क्या लेते हैं, सर्कुलर लूप। तो इस तरह से हमने लूप ले लिया। ये क्या है, हमारा एम्पीरियन लूप है, ठीक है। बिकॉज हमको इनसाइड पॉइंट पर ढूंढना था, हमने इनसाइड पॉइंट पर एक लूप ले लिया है। और सर्कुलर क्यों लिया, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, पैरेलल हो। तो यहाँ पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट आएगी, इसी डायरेक्शन में आएगी। तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच में हमेशा एंगल 0 डिग्री मेंटेन रहेगा, ओके। इसी तरह से हमने यहाँ पर एक लूप लिया है, जो कि यहाँ पे इस तरह से है। तो हम देखो इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, तो हमको इनसाइड पॉइंट में ढूंढना है, अपना फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। तो ध्यान से देखोगे इसके अंदर ज़्यादा कुछ सॉल्व होने का नहीं है, बिकॉज अगर हमको यहाँ पर नेट करंट देखना होगा ना, आई नेट की जो वैल्यू है यहाँ पर 0 है। आई नेट की वैल्यू 0 क्यों है, बिकॉज एम्पीरियर लूप के अंदर कोई भी करंट नहीं आ रहा है। ये क्या है हमारा आई नेट, हमको वो लेना होता है एम्पीरियर लूप के अंदर जितना करंट हो। तो यहाँ पर एम्पीरियर लूप के अंदर कोई भी करंट आ रहा है, सारा करंट तो बाहर है ना, तो एम्पीरियर लूप के अंदर कोई करंट आ ही नहीं रहा है। तो आई नेट की वैल्यू 0। इसके ऊपर से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ठीक है। इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा है, बिकॉज अंदर कोई करंट वो एनक्लोज कर ही नहीं रहा है कि नहीं, समझ गए कि नहीं आप, ओके। तो हम सेकंड केस लेते हैं आउटसाइड पॉइंट पर। सेकंड केस हम क्या लेते हैं, आउटसाइड पॉइंट पर। अब इसको नोट कर लेना, ओके। सेकंड केस हम लेते हैं आर ग्रेटर देन आर। तो उसके ऊपर से क्या होगा, एम्पीरियल लूप हम किस तरह से लेंगे, देखो हमारे इसका रेडियस तो आर है ही, हम यहाँ पर आर पॉइंट ले रहे हैं, वो बाहर की तरफ ले रहे हैं, ओके। तो हम बाहर की तरफ इस तरह से एम्पीरियल लूप ड्रॉ करेंगे हम, ओके। ये हो जाएगा हमारा एम्पीरियन लूप। अब इस केस में हमारा ये हो गया एम्पीरियन लूप, ओके। तो फॉर्मूला यूज करेंगे अपना, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई नेट। तब देखो ध्यान से, सपोज हमको ये पी पॉइंट पर ढूंढना है, ध्यान से देखो कि इसका डीएल लेंथ, जैसे कि इस वायर को, जैसे करंट तो इसी तरफ होगा, करंट देखो डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सबके बीच में एंगल हमेशा 0 डिग्री बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये डीएल वेक्टर है, ठीक है। बिकॉज ये प्रूफ लूप को अज्यूम करो कि एक करंट ऐसे बाहर आ रहा है, देखो एक करंट ऐसे बाहर आ रहा है, तो मैं देखो करंट का डायरेक्शन थंब रखूंगा, तो फिंगर कर करूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा और डीएल वेक्टर भी अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह से यहाँ पर लूँगा, ये होगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया मेरा डीएल वेक्टर। तो चाहे जो भी पॉइंट पर लो, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर दोनों सेम है और उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर डिस्टेंस जो है हमेशा चेंज नहीं हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है हमने अंदर, करंट जो है कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस 0 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट, ओके, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा मैं, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, अब आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। अब देखो आई नेट क्या होगा, अब देखो बिकॉज हमने बाहर एम्पीरियन लूप लिया है, तो अंदर ये टोटल करंट आई आ जाएगा, ये टोटल करंट पूरा का पूरा आई आ जाएगा ना, क्योंकि हमने बाहर की तरफ लिया है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। हमने माना है टोटल करंट आई है, ठीक है, और ये बुरा का बुरा इसके अंदर आ रहा है, तो हमने बुरा ले लिया। अब देखो क्या लिखूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब ये डी एल वेक्टर क्या है, अब देखो ध्यान से कि ये जो डी एल वेक्टर है ये क्या होगा, ये पूरे हमने बोला है हमेशा कि डी एल वेक्टर हमेशा एम्पीरियन लूप का लेना है, तो हमने क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू लिखूंगा म्यू नॉट आई, बिकॉज ये लूप है, क्या सर्कुलर लूप है ये, तो सरकमफ्रेंस आ गया टोटल 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब ध्यान से देखोगे कि ये हमारा आंसर सेम हम पिछले आंसर हमने जो निकाला था इनफाइनाइट वायर की वजह से, तो वो वायर वजह से जो फॉर्मूला आया था वही फॉर्मूला इसके अंदर भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमको क्या दिख रहा है इस पॉइंट पी से,
कि जो सारे करंट है ना किसी एक पॉइंट पर प्रोजेक्टेड हैं। हम ऐसा मान लेंगे कि सेंटर पर से एक इन्फाइनाइट वायर आ रहा है, तो अगर सेंटर पर से इन्फाइनाइट वायर आएगा तो इस तरह से बाहर के पॉइंट पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आता है। जिस तरह से हमारी याद है कि गॉसियन हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, तो हमने स्फीयर के आउटसाइड फॉर्मूला निकाला था, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला आ रहा था, ऐसा लग रहा था हमको कि सारा चार्ज जो है वो सेंटर पर रखा है। उसी को हमने यहाँ पर लग रहा है कि सारा जो करंट है ना वो सेंटर पर आ गया, एक सेंटर एक वायर है और सारे करंट सेंटर पर आ गए, तो आर डिस्टेंस पर इस तरह से डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाता है। आप एकदम रिलेट करोगे ना तो ईजी लगेगा आपको। ये हमारा इनसाइड और आउटसाइड दोनों पॉइंट पर है। अगर आपको इस कैपिटल आर मतलब सरफेस पर फाइंड करना है तो यहाँ पे आर की जगह पर कैपिटल आर रख दो तो आपको सरफेस का मिल जाएगा। इनसाइड पॉइंट पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 थी और आउटसाइड यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो आ रही है। तो अगर आपको कोई इसका ग्राफ ड्रॉ करने को बोले तो आप कैसे ड्रॉ करोगे ग्राफ? यहाँ पे देखो, जैसे मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊं कि सपोज ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है और मेरा डिस्टेंस आर है। मान लेता हूँ ये मेरा कैपिटल आर है, ठीक है। तो 0 से लेके कैपिटल आर तक यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आ रही है, देखो। और उसके बाद क्या हो रहा है कि वो B इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r आ रहा है, ठीक है। देखो 1/r से वो डिक्रीज कर रहा है बाहर के पॉइंट पर। तो यहाँ पर तो 0 था और यहाँ पर सडनली इंक्रीज किया सरफेस पर और यहाँ से वो डिक्रीज करना शुरू कर गया। जिस तरह से हमारा उसके अंदर फॉर्मूला, तो यहाँ पर इस तरह से इसका ग्राफ आता है। 0 से लेके r तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 और बाहर के पॉइंट पर इस तरह से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ रहा है। ओके, तो आप सब पॉइंट समझ पड़ा होगा। तो अब अपना नेक्स्ट केस लेते हैं, इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो अब अपना नेक्स्ट केस लेते हैं जो कि क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। अभी तो हमने क्या लिया था, हॉलो सिलेंडर लिया था, लेकिन अब क्या ले रहे हैं हम, सॉलिड सिलेंडर। मतलब सिलेंडर के अंदर भी मतलब सारे पॉइंट पर करंट कुछ ना कुछ फ्लो कर रहा होगा। सॉलिड सिलिंड्रिकल ठीक है, सॉलिड सिलेंडर कैरिंग करंट आई। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास इस तरह से सॉलिड सिलेंडर है जो कि मान लो इसका रेडियस कैपिटल आर है और इसके सारे पॉइंट पर मतलब अंदर सारे पॉइंट पर इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस तरह से देखें, इस तरह से करंट हर पॉइंट पर फ्लो कर रहा है। ओके, यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा है हर पॉइंट पर। ओके, इस तरह से सारे पॉइंट पर। इसका अगर टॉप व्यू दिखे ना तो टॉप व्यू कुछ इस तरह से आएगा। जैसे मान लो इसका रेडियस अगर कैपिटल आर है, इसके सारे पॉइंट पर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, हर पॉइंट पर इनसाइड। अभी सिर्फ सरफेस पर नहीं है, अंदर भी सारे करंट फ्लो कर रहे हैं इस तरह से। ओके, तब इस केस में हम क्या करेंगे, इसके भी हम दो केसेस लेते हैं। सबसे पहला केस कि एट डिस्टेंस आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब हमको यहाँ पर जैसे कि मान लो इसका रेडियस ये आर है, इसके इस पॉइंट पर हमको करंट ढूंढना हो तो इसके ऊपर से हम एक लूप लेंगे इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पर करंट ढूंढना हो तो यहाँ पर मैं एक लूप लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, एम्पीरियल लूप है। तो अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मेन तो हमारा फॉर्मूला यूज़ करना है, बी डॉट डी एल इक्वल टू आर आई म्यू नॉट इंटू आई नेट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर क्या होगा, अंदर ले रहे हैं आर पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पर करंट कैरिंग वायर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन दोनों सेम मैच कर रहा है। कभी भी सिलेंडर केस में, मतलब सिलेंडर हो गया, वायर हो गया, उस केस में आपको सर्कुलर सेक्शन नहीं लेना। ये क्या है, हमारा एम्पीरियल लूप है। हमको इनसाइड पॉइंट पर ढूंढना है, तो हमने इनसाइड वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, ध्यान से देखोगे तो। ओके, हमेशा याद है। ओके, ये ओके, तो अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और डीएल वेक्टर देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर दोनों बीच में एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा, चाहे जो भी पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और ये हो जाएगा मेरा डीएल वेक्टर। इस तरह से हम डायरेक्शन असाइन कर रहे हैं कि जो है मतलब
कि जो हमारा डायरेक्शन जो है अलोंग द करंट आ जाए। ये तो आपको मैंने सिखाया है। तो ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू आ रहा है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। ओके, अब क्या लिखूंगा, बी डी एल एंगल 0 डिग्री है तो ये बी डी एल कॉस 0 हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है हर जगह पर, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। ये मेरा फॉर्मूला आ गया। ओके, यहाँ पर डिस्टेंस आर से चेंज करेगा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो डिस्टेंस यहाँ पर हम लेंगे डी एल वेक्टर की जगह पर। तो अब इतने हम आगे अटके। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आई नेट, तो मैंने आपको बताया है कि जो आई नेट होता है ना वो नेट करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियन लूप। तो यहाँ पे एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट है, देखो ध्यान से, एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट होगा उसको हम किससे लिखेंगे, हम आई नेट कितना होगा एम्पीरियन लूप के अंदर, बताओ। अब आपको फाइंड करना मुश्किल होगा कि नहीं, क्योंकि हमको पता है कि टोटल करंट कितना है, हमको ये पता है कि टोटल करंट जो है वो आई है, हमको इतना पता है कि टोटल करंट आई है। तो इतने लूप के अंदर इतना करंट कितना है वो हम कैसे ढूंढें। तो उसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जो कि होता है करंट डेंसिटी का। हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, करंट डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं जे। जैसे उसमें हम पढ़ते थे ना, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस, उस तरह से यहाँ पर करंट डेंसिटी होता है जो कि होता है जे इक्वल टू आई अपॉन ए, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट डेंसिटी हमको क्या दिखाता है, एक यूनिट एरिया में कितना करंट है, एक यूनिट एरिया में कितना करंट है। तब मान लेते हैं कि देखो हम तो करंट डेंसिटी फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, जे इक्वल टू आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, एक यूनिट एरिया में कितना करंट है, मतलब टोटल करंट तो हमको आई पता है, तो उसको मैं अगर पूरे एरिया से डिवाइड कर दूं, जैसे मान लो इस रूम में 100 आदमी है तो उसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो एक आदमी मिल जाएगा ना एरिया। उसी तरह से हमको पता है कि टोटल करंट आई है, उसको मैं टोटल एरिया से डिवाइड कर दूं तो हमको क्या मिल गया, एक यूनिट एरिया में कितना करंट है। अब मैं आपको पूछूं कि स्मॉल पाई आर स्क्वायर, इतने एरिया में कितना करंट होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि एक एरिया में करंट अगर सपोज आई अपॉन पाई आर स्क्वायर है तो दो एरिया में कितना करंट होगा, 2i इंटू पाई आर स्क्वायर। उसी तरह से इतना कितना एरिया है, इतना है पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, तो उतने में कितना करंट होगा, आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला, हमने बोला टोटल करंट आई है और टोटल एरिया ये है, तो हमने ये निकाल लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इतने एरिया में कितना करंट होगा, तो उसको इतने से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये तो यूनिट एरिया का है ना, तो एक यूनिट एरिया में इतना करंट है तो इतने एरिया में उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमने इतना करंट निकाल लिया, कितना आ रहा है वो हमारा, कितना वैल्यू आ रही है उसकी, हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि इतने एरिया में कितना करंट आ रहा है, आई डैश बोल देता हूँ, आई डैश की वैल्यू क्या आ रही है, जे इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इंटू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमने टोटल करंट निकाला, टोटल करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, करंट अपॉन टोटल एरिया मिल गया तो हमको यूनिट एरिया का मिल गया करंट, तो पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लिखेंगे आई डैश की वैल्यू, यहाँ पे लिखूंगा मैं आई नेट हो जाएगा मेरा आई डैश। ओके, तो उसको आप समझ गए, इसको यहाँ से हटा दूँ मैं, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, यहाँ से लिखूंगा मैं बी इंटू, चलो डी एल वेक्टर एस डी से रहने दो, और म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, जे की वैल्यू इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। देखो हमने इसको किस तरह से लिखा, आप इसको हमेशा नोट करो, नहीं तो आपको समझ नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया, टोटल करंट को टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया, तो हमको क्या मिल गया कि एक यूनिट एरिया में कितना करंट है। तब मैं पूछूंगा कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना करंट होगा, तो आप बोलोगे उसको मल्टीप्लाई करोगे उससे। एक में हमने ढूंढ लिया ना, अगर 5 का ढूंढना तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 का ढूंढना 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने क्या किया, इतने एरिया में ढूंढना तो इतने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा आगे लिखता हूँ यहाँ पर बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब डी एल वेक्टर मैंने आपको हमेशा बताया है कि डी एल वेक्टर हमेशा किसका होता है, एम्पीरियन लूप का। तो एम्पीरियन लूप का डी एल क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर
इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक आर कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आ रहा है। ओके, आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जैसे आगे बढ़ते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहाँ पर कम होगी और ज़्यादा, सेंटर पर 0, एग्जैक्टली आर इक्वल टू 0 डाल दोगे सेंटर पर 0 हो गई, सेंटर पर 0, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है, कहाँ तक, सरफेस तक, ठीक है, इसी पॉइंट तक। ओके, इनसाइड पॉइंट हमने ढूंढा है ना अभी तक, तो इस तरह से इसका आंसर आ रहा है। हमने किस तरह ढूंढा, हमने मान लिया कि टोटल करंट इतना है, तो उसको हमने करंट पर यूनिट एरिया फाइंड कर लिया, तो इतने एरिया में कितना करंट होगा हमने डायरेक्टली फाइंड कर लिया, क्योंकि जे हमारा इसके अंदर कांस्टेंट है। तो हम बोले एक यूनिट एरिया में जैसे इतने एरिया में इतना करंट है, तो इतने उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो उस आपको समझ पड़ा होगा। अब हम ढूंढते हैं बाहर के पॉइंट के लिए। तो यहां पर मैं इस तरह से सिलेंडर ड्रॉ करता हूं जो कि रेडियस आर का है। अब मैं एम्पीरियन लूप ले रहा हूं बाहर के पॉइंट पर, इस तरह से लूप। तो यहाँ पर टॉप व्यू ड्रॉ करूं तो ये मेरा रेडियस आर का है, और हम बाहर की तरफ इस तरह से एम्पीरियन लूप ले रहा हूं, क्योंकि ये मेरा पॉइंट स्मॉल आर है, ठीक है, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, जो कि आउटसाइड पॉइंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने बाहर की तरफ लिया एम्पीरियन लूप। अब अपना हम फॉर्मूला लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। बाकी सब कहानी तो सेम ही है, मैग्नेटिक फील्ड और डी एल वेक्टर के बीच में जो है वो एंगल 0 डिग्री है, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो उसको इंटीग्रेशन के हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हो गया म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। फिर से आई नेट पे कहानी अटकी। आई नेट क्या होता है, नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप। तो इस बार देखोगे ध्यान से, तो पूरा का पूरा आई करंट ये लूप एनक्लोज कर रहा है। देखो मैंने बोला है कि सिलेंडर के अंदर टोटल करंट कितना है, टोटल करंट है आई। तो इस बार जो एम्पीरियन लूप है ना, वो पूरा का पूरा करंट अपने अंदर ले रहा है। तो यहाँ पर लिखोगे आप पूरा का पूरा करंट आई, और बी डॉट डी एल वेक्टर हमेशा किसका लेते हैं हम, एम्पीरियन लूप का। तो हो जाएगा 2 पाई इंटू स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जो कि सेम हमारा फॉर्मूला है, जो कि इन्फाइनाइट वायर की वजह से आता है। तो अंदर चाहे करंट किस तरह से फ्लो कर रहा हो, बाहर किसी पॉइंट पर ढूंढोगे तो बाहर वाले पॉइंट को क्या लगेगा कि सारा का सारा करंट सेंटर पर है, तो इसके ऊपर से डायरेक्टली ये फॉर्मूला आ गया। बाहर के पॉइंट पर क्या हो रहा है कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हम क्या ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। अंदर के पॉइंट पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, और बाहर के पॉइंट पर देखो ये अंदर का पॉइंट है, ये रेडियस आर तक अंदर का पॉइंट है, तो अंदर के पॉइंट पर लिनियरली इंक्रीज कर रहा है इस तरह से, और बाहर के पॉइंट पर क्या होगा, इस तरह से वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। ओके, ये क्या है हमारा आर लेस देन आर, ये इनसाइड पॉइंट है, और ये मेरा आउटसाइड पॉइंट है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है, इनसाइड पॉइंट में 0, और इस तरह से बाहर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर से वो डिक्रीज कर रहे हैं। तो एक हम लास्ट केस ले लेते हैं, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि मतलब जो है करंट जो है मतलब वेरिएबल हो, मतलब इस देखो उसके अंदर करंट डेंसिटी वेरिएबल हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, और लास्ट केस में ले लेता हूँ। ओके, सबसे लास्ट केस, इंपॉर्टेंट केस, अब जिसके अंदर क्या है करंट डेंसिटी वेरिएबल है। अब बहुत अच्छा केस ले रहा हूं मैं, ठीक है, उसको दिखा देता हूं आपको किस तरह से करना है। देखो ध्यान से, हम क्या लेते हैं ऐसा केस जिसके अंदर देखो व्हेन करंट डेंसिटी इज वेरिएबल, करंट डेंसिटी इज वेरिएबल,
अब वेरिएबल किस फॉर्म में हो तो इक्वेशन में आपको दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर किस तरह से वेरी कर रहा है। हम मान लेते हैं इस तरह से वेरी कर रहा है, J इक्वल टू J0 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमने करंट डेंसिटी वेरिएबल लिया है, मतलब करंट डेंसिटी जो है डिस्टेंस के साथ इंक्रीज कर रहा है। देखो अगर अब मैं सिलेंडर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, मान लेता हूँ सिलेंडर है और मान लेता हूँ इसका रेडियस जो है कैपिटल R है। अब जैसे कि हमको स्मॉल इस पॉइंट पर हमको ढूंढना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस पॉइंट पर हम इस पॉइंट पर लूप ड्रॉ करेंगे इस तरह से और बाकी सब फॉर्मूला लगाएंगे हम। इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इंटू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट, ये हम लिखेंगे। वो सब कहानी सेम ही है कि मैग्नेटिक फील्ड सेम है वो सब बाहर, तो इसको इस तरह से लिखूंगा मैं, B डॉट DL इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। अब इसके बाहर हमको ढूंढना आई नेट, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है समझो, यहाँ पे क्या है करंट जो है हर पॉइंट पर वेरी कर रहा है। देखो करंट डेंसिटी जो है वेरिएबल है, करंट डेंसिटी क्या है वेरिएबल है, वो डिस्टेंस के साथ चेंज कर रही है। मतलब समझो अगर मैं R इक्वल टू 0 की बात करूँ, देखो स्मॉल r इक्वल टू 0 की बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर करंट की डेंसिटी 0 है, लेकिन यहाँ पर बात करूँ तो हर पॉइंट पर करंट, यहाँ पर देखो करंट इस तरह से होगा, यहाँ पर करंट इस तरह से होगा, और जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। मतलब यहाँ पर करंट एकदम और नज़दीक होंगे, और यहाँ पर तो और नज़दीक, यहाँ पर और नज़दीक, ठीक है, यहाँ पर तो बहुत सारा करंट होगा इस तरह से। यहाँ पर सेंटर में दूर, लेकिन अंदर बाहर की तरफ और भी ज़्यादा करंट हो रहे हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो किस तरह से वेरी कर रहा है। उसी तरफ यहाँ से भी सेंटर पर नज़दीक और बाहर की तरफ बहुत सारे करंट हो जाएंगे इस तरह से। समझ रहे हो कि नहीं आप केस, बिकॉज करंट डेंसिटी वेरिएबल है, तो सेंटर पर तो कम है लेकिन बाहर की तरफ उसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। देखो तो अगर मैं उसको इस तरह से टॉप व्यू ड्रॉ करूं तो इस तरह से कुछ होगा, ये रेडियस R है और इसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे समझो। अब हम ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते कि आई नेट, बिकॉज अगर हम लिखेंगे J इक्वल टू I अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब जैसे कि हमको इतने एरिया में फाइंड करना हो, सपोज R इतने वाले एरिया में, तो हम डायरेक्टली इतने एरिया से उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज हर पॉइंट पर करंट डेंसिटी वेरिएबल है। अब पॉइंट को समझो, हम पहले क्यों मल्टीप्लाई करते थे, बिकॉज करंट की डेंसिटी कांस्टेंट थी। हमने बोल दिया कि 1 का इतना होगा तो 5 का इतना होगा, लेकिन यहाँ पर इधर अलग है, यहाँ पर और अलग है, यहाँ पर अलग है, हर पॉइंट पर करंट की डेंसिटी अलग है। तो कौन से एरिया से मल्टीप्लाई करूँ इसको मैं, पाई स्मॉल r, कौन से एरिया से मल्टीप्लाई करूँ मैं। अगर मैं इतने एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि करंट की डेंसिटी जो है टाइम के साथ वेरी कर रही है, मतलब डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल अपना इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस अपनाएंगे हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से x डिस्टेंस दूर एक dx विड्थ का इस तरह से हम लेंथ काटेंगे, क्या है dx विड्थ का। तो हम बोलेंगे ध्यान से कि हमको पता है कि करंट डेंसिटी है J इंटू J0 पाई आर स्क्वायर, J0 R स्क्वायर। तो हम बोलेंगे कि मतलब समझ लो करंट डेंसिटी ये हमारा फॉर्मूला आ रहा है I अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि इतने एरिया का कितना करंट होगा। हमारा एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, है ना। इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, 2 पाई एक्स इसका लिट इंटू ऐसे इस तरह समझ लो, ये इसका डी एक्स है और ये है इसका 2 पाई एक्स, तो 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स इसका एरिया हो जाएगा, समझे। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, देखो J इक्वल टू लिखूँगा मैं J0 R स्क्वायर हमको दिया है, ये हमारा क्या है करंट डेंसिटी दिया है हमको कि करंट की डेंसिटी किस तरह से वेरी कर रही है। तो हम स्मॉल डिस्टेंस जो कि x है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं J0 x स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज हम x एरिया की बात करें सिर्फ x डिस्टेंस दूर, तो यहाँ पर हो जाएगा J0 x स्क्वायर। तो अब देखो क्या लिखूंगा मैं, J0 x स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर फर्दर लिखो इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला एरिया, बिकॉज हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया है ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा मेरा करंट, और डी फॉर जो है इस डी एक्स विड्थ के लिए, ठीक है, डी एक्स वाले मतलब सर्कल के लिए इतना करंट हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा J0 x स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, ओके। तो अब हमको अगर पूरा करंट फाइंड करना हो इस स्मॉलर एरिया में, तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से लेके R तक, है कि नहीं, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना 0 से लेके R तक।
तो यहाँ पर क्या करूँगा, देखो फर्दर, तो आई नेट क्या हो जाएगा उतने एरिया में, आई नेट हो जाएगा 0 से लेकर स्मॉल r तक। जे नॉट तो बाहर आ गया, 2 पाई बाहर आ जाएगा, जे नॉट और 2 पाई बाहर आ जाएगा बिकॉज वो वेरिएबल नहीं है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा मेरा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, अंदर बचेगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स 0 से लेके स्मॉल r। इसको फर्दर आप इंटीग्रेशन करोगे तो जाएगा r⁴/4। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला आ रहा आई नेट। ये मैंने क्यों यूज़ किया, हमको पूरे एरिया का तो नहीं पता था, लेकिन हमने स्मॉल एरिया लिया, हमने स्मॉल एरिया को उतने मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको सिर्फ इतने पॉइंट का पता चल गया। ठीक है, जस्ट उतने पॉइंट का, तो उसको हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया तो सारे के सारे पॉइंट का हमको पता चल गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप, हमको पता चल गया कि आई नेट कितना है, तो फॉर्मूला किस तरह से यूज़ करोगे आप, देखो ध्यान से किस तरह से फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो B.dl, अच्छा dl क्या लिखूंगा, dl हमेशा मैं गॉसियन सरफेस का लिखता हूँ, ठीक है, सॉरी एम्पीरियन सरफेस का। तो 2 पाई स्मॉल r इंटू म्यू नॉट इंटू आई नेट, आई नेट क्या है मेरा 2 पाई जे नॉट r⁴/4, इस तरह से। तो यहाँ पे स्मॉल r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे r³ बचेगा। तो b इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ओके 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। तो b इक्वल टू क्या आ रहा है म्यू नॉट, यहाँ पे आ रहा है जे नॉट, यहाँ पे आ रहा है r और नीचे क्या आ रहा है /4। इस तरह से मेरा फॉर्मूला आ रहा है। ओके, तो कभी भी आपको वेरिएबल दिया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा एलिमेंट लेके। ओके, तो इसके बेस पे क्वेश्चन हम लेंगे रैपिड फायर राउंड में। अगर आपको यहाँ पे नहीं भी समझ पड़ा है तो रैपिड फायर राउंड में हम क्या करेंगे, इसके बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे जिससे कि आपको वो अच्छे से समझ पड़े। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ पड़ा होगा। अगर समझ पड़ा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहो।